तो हम सब फेल होते हैं। सेटिंग से लेके चैटिंग तक सबने एक आधा सबक तो सीखा ही हुआ है। पर टेक इंडस्ट्री में जो फेलियर्स होते हैं वो छोटे मोटे से लेके अविश्वसनीय तक हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही टेक फेल्स की बात करेंगे। पर उससे पहले कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको एप्पल के शेयर्स गिफ्ट करे थे, तो आज मैं आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स देने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि फ्री बट रहे हैं, ले लो। बट नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लिस्ट विद आवर गुड फ्रेंड्स एट गूगल। तो हम सबको पिक्सल 6 सीरीज के बारे में पता है। हाँ, ये वही सीरीज है जो ये लोग इंडिया में लॉन्च नहीं करते। बट रिसेंटली समथिंग हैपेंड विद पिक्सल 6। एक्चुअली हुआ क्या, गूगल ने पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो की चार्जिंग स्पीड बताई थी 30 वॉट्स, बट ये सच नहीं था। इट वॉज अ लाई। वेल, टेक्निकली इट वॉज। पिक्सल 6 प्रो में जो आप मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड अचीव कर सकते हो वो है 22 वॉट्स। यप, नॉट 30, इट्स 22। तो ये पिक्सल 6 प्रो का चार्जिंग ग्राफ है। जो ग्रीन लाइन है वो परसेंटेज दिखा रही है कि फोन अराउंड 2 घंटे में फुल हुआ है, और जो ब्लू लाइन है वो ये दिखा रही है कि 2 घंटे के अंदर वॉटेज जो है वो कम होती जा रही है। वाई सो? एक्चुअली होता ऐसा है कि जो आपका फोन है वो स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम पावर से चार्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे बैटरी परसेंटेज बढ़ता जाता है जो पावर है वो घटा देते हैं। इसीलिए जो ये 95 से 100 जब आपका फोन हो रहा होता है तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो ये तो बेसिक एनालॉजी है। अब ग्राफ को फिर से देखते हैं। तो गूगल के हिसाब से मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है 30 वॉट, लेकिन ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हो जो मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड ये अचीव कर पा रहा है वो है 22-23 के आसपास। ऑल्दो गूगल की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई थी कि यस, आप लोग सही कह रहे हैं, हमने आपको फुद्दू बनाया। सो गूगल इज नॉट इन द फास्ट चार्जिंग स्पेस येट, बट बीइंग गूगल, lying to your customers is the worst thing you can do। पर ये इंसिडेंट काफी रीसेंट है, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। 2014 की एक सोशल मीडिया ऐप जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई जिसका नाम था सीक्रेट। बहुत ही बेसिक सा आइडिया था, सारे यूजर्स अनोनिमस रहेंगे। मतलब किसी ने कोई मैसेज भेजा है, पता नहीं किसने भेजा है, किसी ने कोई पोस्ट करी है, पता नहीं किसने करी है। कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है, काफी अच्छा आइडिया था ये, और काफी ज्यादा चला भी। बहुत ही कम टाइम के अंदर इसमें 15 मिलियन यूजर्स आ गए थे, और इसने बहुत ही कम टाइम में $35 मिलियन की फंडिंग भी रेस करी थी। लेकिन उसके बाद ऐप पे कुछ अजीब होना शुरू हुआ। यू माइट हैव गेस्ड, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और अगर इंडिया में ऐसी कोई ऐप रिलीज होती है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितना सही एक्सपीरियंस रहेगा वो। बस फिर क्योंकि लोग अनोनिमस थे, उसके बाद उन्होंने लोगों को गालियां देना शुरू कर दिया। कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, कोई किसी को हरास कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि एक अनोनिमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। फाउंडर्स ऑब्वियसली इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और ब्राजील की एक कोर्ट ने तो इस ऐप पे बैन भी लगा दिया था। बस फिर होना क्या था, लोगों का अट्रैक्शन कम होता गया, और फाइनली इन्हीं सारे रीजंस की वजह से सिर्फ 16 महीने के अंदर अंदर इस ऐप को बंद करना पड़ गया। आइडिया बहुत बढ़िया था, लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी गड़बड़ होगी, इसलिए ये लोग आउट हो गए। पर ये तो हुई अंग्रेजों की बात। इंडिया में कमी थोड़ी है फेलियर की। तो जब भी जियो कोई नई चीज लेके आने वाला होता है तो एक बार के लिए तो बहुत हाइप क्रिएट हो जाती है। जैसे कि जब जियो फोन आया या फिर जियो गीगा फाइबर आया, तो ये ट्रेंड्स फॉलो होते हुए हमने खुद देखे। फिर जैसे ही जियो फोन नेक्स्ट के रूमर्स आना शुरू हुए तो लोग सेम एक्साइटमेंट के साथ थे, क्योंकि जो प्राइस दिखाया जा रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था एक स्टार्टिंग एंड्रॉइड फोन के लिए। रूमर्स ये थे कि फोन का जो प्राइस होगा वो होगा अराउंड 4000। तो 4000 में एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन, काफी चांसेस थे कि लोग इस पे शिफ्ट करते। फिर जियो फोन को लॉन्च करता है और प्राइस रखता है 6499। अब प्रॉब्लम ये बन गई कि इस प्राइस ब्रैकेट पे चाइनीज प्लेयर्स ऑलरेडी खेलते हैं, तो जियो को मौका ही नहीं मिला और मार्केट वो डिस्टर्ब नहीं कर पाया। और ये सब एक 2G यूज करने वाले बंदे को 4G पे शिफ्ट करने के लिए तो काफी नहीं था। और इसके ऊपर जियो ने EMI प्लान्स भी निकाले जो अल्टीमेटली आपके फोन का प्राइस बढ़ा देते हैं, काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर आप सही टाइम पे EMI पे नहीं कर पाते हो तो जियो आपका फोन ही लॉक कर देगा। और इस सब सिनेरियो की वजह से ये सारी चीज काफी गिमिकी साउंड कर रही थी। और दूसरा प्रॉमिस जियो ने जो करा था वो था एक रेवोल्यूशनरी नया ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो आया भी, उसका नाम था प्रगति OS। लेकिन इसका बस नाम ही प्रगति था, क्योंकि जितना रिवोल्यूशनरी इसको बताया जा रहा था इतना ये था नहीं। अब प्राइस चाहे चिप शॉर्टेज की वजह से ज्यादा रहा हो या कोई और वजह रही हो, लेकिन जो रिवोल्यूशन जियो और गूगल मिलके लाना चाह रहे थे वो ठंडा पड़ गया। वैसे ये फ्रीडम 251 से बहुत सही इंस्पिरेशन ले सकते थे, वो इनको सिखाते हैं कि 250 रुपए में फोन कैसे बनाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐप बनाना सीखना है तो अंग्रेजों से बिल्कुल मत सीखना। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि हमें उन कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जो हम रेगुलरली यूज करते हैं और जिन कंपनीज की ग्रोथ में हम बिलीव करते हैं। और देखा जाए तो हम इंडियंस डेली बेसिस पे कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज करते हैं। फॉर मूवीज नेटफ्लिक्स, शॉपिंग अमेजॉन, फोन आईफोन, और सबको चाहिए एक टेस्ला। तो एप्पल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, इन सब की ग्रोथ बहुत बढ़िया रही है और आगे भी ये इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे। पर ऑब्वियसली इनकी ग्रोथ से हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए।
कैसे? यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, क्योंकि आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी खरीद सकते हो। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस और कमीशंस इन्वॉल्व थे, लेकिन IND मनी ऐप ने ये काफी सारी चीजें सॉल्व करी हैं। यहाँ अकाउंट ओपनिंग से लेके मेंटेनेंस, ब्रोकरेज सब फ्री है, और यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। तो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETFs के अंदर आप बहुत ही छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं और IND मनी मिलके आपको टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। बस आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक से IND मनी डाउनलोड करके साइन अप करना है, और उसके बाद ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर आपके फ्री टेस्ला शेयर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से IND मनी इंस्टॉल करके MT टेस्ला कोड से साइन अप करो टू गेट योर फ्री टेस्ला शेयर्स। एंड मोर ओवर IND मनी आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स के ऊपर भी आपको यूएस स्टॉक्स एज रिवॉर्ड्स देता है। तो श्योरली चेक दिस आउट। मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड इट्स अ ग्रेट ऐप। पर इससे पहले हम कहाँ थे? हाँ, अगर आपको ऐप बनाना सीखना है तो अंग्रेजों से मत सीखना, क्योंकि लेट्स सपोज आपने एक ऐप बनाई, तो आप उसका नाम क्या रखोगे? मतलब ओनली फैंस के अलावा कुछ भी रख देना, पर कुछ अच्छा सा ही रखोगे। ऐसा तो नहीं है कि ओसामा बिन लादेन रख के बैठ जाओगे, नहीं ना। तो इसका मतलब हम और आप भी इतने समझदार हैं। लेकिन 2012 में यूएस के जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका दिमाग थोड़ा सा खराब था। AT&T, T-Mobile और वेराइजन, इन्होंने मिलकर एक मोबाइल वॉलेट बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा ISIS। समझ रहे हो? आप अपने वॉलेट का नाम रख रहे हो एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे। मतलब ये कौन सा नशा है और ये कहाँ मिलता है? बिकॉज अगर ये मेरे हाथ लग गया तो आपको मिस्टर टेकपीडिया की जगह तालिबान पीडिया दिखेगा। तो पहली बेवकूफ़ी तो होगी इसका नाम। दूसरी ये कि इस ऐप को यूज करने के लिए आपको एक स्पेशल सिम कार्ड चाहिए होता था, और अगर समहाउ आपका क्रेडिट कार्ड ये सिस्टम सपोर्ट नहीं करता तो आपको एक स्पेशल प्रीपेड क्रेडिट कार्ड भी लेना पड़ेगा ताकि आप उसमें पैसे रख सको। पर्सनली स्पीकिंग आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स हो गए। पहला सिम कार्ड, फिर ये प्रीपेड कार्ड, तो बहुत ज्यादा चीजें आ गई, और इस वजह से कभी भी लोग इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते। और मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है कि यूएस के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। तो 2014 में आके इनमें इतनी अकल आ गई थी कि इन्होंने नाम बदल के सॉफ्ट कार्ड कर दिया। पर 2015 में इनको पता लग गया और तंग आके इन्होंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया। और वैसे भी उस टाइम तक गूगल वॉलेट एरिया में आ गया था, तो उससे ये लोग कम्पीट नहीं कर पाए। बाकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी ना कोई जस्टिफिकेशन होती है ना कोई एक्सप्लेनेशन। आप सब लोग अपने छोटे बहन भाई के बारे में मत सोचो, बहुत गलत बात है। लेकिन आज हम गलतियों पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा ही फोकस कर लेती है। तो ब्रांड्स ने काफ़ी अलग अलग तरह की स्मार्ट वॉचेस बनाने की कोशिश करी है। कोई एप्पल जैसी बनाता है, कोई OnePlus जैसी। भाई हाथ जोड़ रहे हैं, OnePlus जैसी मत बनाना प्लीज़। पर कुछ कंपनीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा ही आगे निकल जाती हैं। इंट्रोड्यूसिंग द पल्स स्मार्ट वॉच, बैक्ड बाय द म्यूजिशियन नेम्ड एज Will.I.A.M, विलियम, इफ दिस इज हाउ यू प्रोनाउंस इट। तो ये वॉच अलग कैसी थी? पहली चीज तो ये कि इसको यूज करने के लिए आपको कोई फोन नहीं चाहिए था, इसके अंदर ही सिम कार्ड लग जाता था, तो डायरेक्टली एक्सेसिबल थी चीजें। सो आइडियली अ फोन ऑन योर रिस्ट। और कंपनी के हिसाब से जो इस वॉच का सबसे इंटरेस्टिंग फीचर था वो ये था कि ये वॉच आपका मूड बता सकती थी आपकी आवाज सुन के। मतलब जिस टोन में या जिस फ्रीक्वेंसी पे आप बात कर रहे हो उसको सुन के एनालाइज करके ये आपको आपका मूड बताती थी। कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। पहली चीज तो ये, इन्होंने एक फोन को रिस्ट पे लाने की कोशिश करी। अब फोन तो आ गया लेकिन स्क्रीन बहुत छोटी थी, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते थे। सेकेंडली, जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड फीचर था मूड बताने वाला, उसका लॉजिक क्या है? अब आपका जैसा मूड होगा ऑब्वियसली आपको पता होगा ना वो, और ये जो साउंड से डिटेक्ट करके निकाल रहा है वो ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट भी नहीं होगा। और आखिर जानना किसको है कि हम कैसा फील कर रहे हैं? हमें ऑलरेडी पता है। तो ये सब जो है वो बहुत ही गिमिकी साउंड कर रहा था, और इस वजह से ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा फेलियर बना। बट द बेस्ट वन इज येट टू अराइव। पर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिग डॉग्स। जैसे कि हम सबको पता है कि गूगल चाइना में बैंड है, और चाइना टेक के मामले में बहुत ही बड़ी मार्केट है। तो अगर गूगल उस मार्केट में काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत बड़ा नुकसान ही है। तो इस गैप को फिल करने के लिए गूगल ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ड्रैगनफ्लाई। बेसिक मोटिव ये था कि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक चाइना स्पेसिफिक सर्च इंजन बनाना है, और ये सर्च इंजन उन वेबसाइट्स को फिल्टर करेगा जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रिलीजन और पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में बात करती है, बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनके लोग ये सब देखें। तो जैसे ये चीज बाहर आई, लोग भड़क गए, एम्प्लॉयज ने रिजाइन करना शुरू कर दिया, और वर्ल्ड वाइड गूगल को बहुत ज्यादा आउटरीच मिली। लोगों का कहना यह है कि हमें चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज से है कि गूगल अपनी पावर्स का यूज करके चाइना के लोगों से उनका हक छीन रहा है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट तो ये चीज सालों से करती आ रही है। और अगर गूगल इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर देता है
तो दिक्कत तो होगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट की हेल्प ही कर रहा है। तो इस सारे वर्ल्ड वाइड आउटरीच के बाद उन्हें यूएस गवर्नमेंट को भी बहुत सारे जवाब देने पड़े और एंड पे आके गूगल ने इस प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को बंद कर दिया। वैसे गूगल ने बहुत बार अपनी पावर्स का गलत यूज करा है, द वीडियो इज अराउंड हियर। तो कुल मिला के एक बहुत ही अच्छी मैस क्रिएट हुई है, पर मैस की बात करनी है तो लेट्स टॉक अबाउट मैजिक लीप। आज AR और VR के बारे में काफी लोग जानते हैं, तो ऐसी एक कंपनी थी जिसका नाम था मैजिक लीप और इनका एक प्रोडक्ट था मैजिक लीप 1 और इसको ऐसे मतलब काफी सीक्रेट रख के बनाया जा रहा था और इसकी डेमो वीडियो लॉन्च करी इन्होंने और वो सीरियसली काफी एक्साइट कर देगी किसी को भी। और इन्होंने काफी बड़े बड़े पेटेंट्स भी फाइल करे थे, मतलब सबको ऑलमोस्ट यकीन था कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बाहर आने वाला है। इन्होंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी कि इनको गूगल, अलीबाबा, डिज्नी, JP मॉर्गन जैसे ब्रांड से फंडिंग मिली थी और इन्होंने टोटल $794 मिलियन रेज करे थे। बट एज सुन एज प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, every single aspect of the product was very disappointing. So what went wrong? सबसे पहले तो इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो इसके कंपेटिटर्स के आसपास भी नहीं थी और इन्होंने जो पेटेंट रजिस्टर करे थे वो एक किसी स्काई-फाई मूवी की बिल्कुल कॉपी करके एक ड्राइंग बनाई हुई थी और इसका प्राइस रखा गया था $2300, जबकि कंपटीशन का प्राइस था $399 ऑक्यूलस और HTC Vive $699। तो ये सीधी सी बात थी कि प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था और कंपनी ने प्रोजेक्शन लगाई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख यूनिट्स वो बेचेंगे, लेकिन उन्होंने बेची 6000। तो इनके साथ लिटरली कुछ भी सही नहीं हुआ और प्रोडक्ट बहुत ही बुरा फेल हुआ। पर अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक स्टार्टअप जो गूगल, अलीबाबा जैसी कंपनीज को बेवकूफ बना सकता है, तो इसका मतलब वो अपने 100% ब्रेन को यूज कर चुका है। लेट्स टॉक अबाउट लिली रोबोटिक्स। बैक इन 2015 अगर आपसे कोई कहता कि एक ड्रोन है जो कि आपको फॉलो कर सकता है, जब उसको हवा में फेंकोगे तो वो बस अपने आप ही उड़ने लगेगा और ये ऑटोमेटिकली आपकी फोटोज भी लेगा, दिस साउंड्स लाइक द बेस्ट ड्रोन एवर। लिली रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने ये सारे क्लेम करे थे और जब लोगों ने ये सब देखा तो लोग इस ड्रोन के पीछे पागल हो गए और इनकी प्रोमो वीडियो के ऊपर YouTube पे 12 मिलियन व्यूज हैं, 60,000 प्री ऑर्डर्स, $34 मिलियन की फंडिंग और इसके ऊपर $15 मिलियन की फंडिंग अलग। एंड ऑल ऑफ दिस साउंड्स क्वाइट राइट एंड लेजिट, और वाज इट? Well, all of this was a scam and all these claims are too good to be true. तो वो सारी फुटेज कहाँ से आई? एक्चुअली वो सारी फुटेज DJI और GoPro से बनाई हुई थी, क्योंकि लिली नाम का कोई रोबोट था ही नहीं। इस सब के बाद कंपनी को सैन फ्रांसिस्को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने सू भी कर दिया, पर किसी को भी एक भी पैसा रिफंड नहीं करा गया, ना ही किसी कस्टमर को, ना ही इन्वेस्टर को। इसीलिए कभी भी किसी नई चीज पे हाथ मारो तो थोड़ा सोच समझ के मारा करो, कभी भी कट जाता है। जस्ट लिटिल फ्रेंडली वार्निंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप IND मनी डाउनलोड करके अपने फ्री टेस्ला शेयर्स को क्लेम करना मत भूलना। रिमेंबर द कोड MTTESLA और यू कैन यूज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। IND मनी को ओवर 3 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं और आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको जरूर डाउनलोड करो। एंड इफ यू वांट टू वॉच हाउ evil is Google, the video is here. And if you want to understand the psychology behind these expensive smartphones, the video is here. So after all, this is it from my side. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one. Bye bye.